नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 8 सितंबर को राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए निरंतर कर रहे हैं काम। 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा और समन्वय के माध्यम से ढांचागत योजना तैयार करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए मूंग और उड़द की खरीद की 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में दी छूट। अब प्रत्येक किसान से 40 क्विंटल प्रतिदिन की जा सकेगी खरीद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर दी गई मंजूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार में सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र का किया शिलान्यास। निर्यात सुविधा केंद्र से चुनार और आसपास के किसानों को मिलेगी निर्यात की सुविधा। कहा, भारत से 50 अरब डॉलर कृषि उत्पादित फसलों का हुआ निर्यात। फसलों की गुणवत्ता की जांच के लिए खुलेगी टेस्टिंग प्रयोगशाला। फसल के नुकसान को कम करने को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट में सरकार ने 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ से अधिक धनराशि को दी मंजूरी। खड़ी फसल से लेकर उसके भंडारण तक होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। कर्नाटक बारिश से बेहाल, बाढ़ में डूबा आईटी हब बेंगलुरु। कई इलाकों में भारी जल भराव। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी की जारी। मुख्यमंत्री मुंबई ने राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकार से समृद्धि की अपनी परिकल्पना द्वारा सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता नेतृत्व में 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने, मजबूत करने और इसे सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी विकास का मॉडल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। राज्य सहकारिता मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिभागियों को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना ढांचा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही इसमें सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र और उनके व्यवसाय व संचालन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में इन प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा, जैसे नीतिगत मामले और राष्ट्रीय सहकारिता नीति, राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस, नई प्रस्तावित योजनाएं और हर पंचायत में पैक्स का इंतजाम किया जाएगा। कृषि आधारित और अन्य उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन तथा विपणन और साथ ही सहकारिता का नए क्षेत्रों में विस्तार भी होगा। पैक्स कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। अक्रियाशील पैक्सों की पुनर्जीवनकरण करने का कार्य भी किया जाएगा। पैक्स की आदर्श उपविधियां भी इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। सहकारी अधिनियमों में एक रूपता भी लाना इसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा और दीर्घकालीन वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध सहकारी समितियां भी इसमें होंगी और मत्स्य सहकारी समितियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। ये प्राथमिक सहकारी समितियां हैं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन सीजन 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मूंग और उड़द की खरीद की 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में छूट दी। अब खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए छूट की सीमा को मंजूरी दी गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। पटेल ने कहा कि पीएसएस के अंतर्गत मूंग और उड़द की उपज बेचते समय यदि किसानों के पास ग्रीष्मकालीन मूंग की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है तो पीएसएस पंजीकरण दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति किसान 25 क्विंटल प्रतिदिन की खरीद सीमा होने के कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए चुनार में सरदार वल्लभ भाई पटेल सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया। राज्य मंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर एवं उद्योग मंत्रालय आपिटा के माध्यम से पूर्वांचल में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस निर्यात सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया गया है। इसके पूर्ण हो जाने से मिर्जापुर के साथ ही आसपास के जनपदों के किसान अपनी फसलों के उत्पाद को विदेशों में भेजकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि निर्यात सुविधा केंद्र से किसानों युवाओं के लिए भी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। निर्यात सुविधा केंद्र से फल, सब्जी, अनाज व आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाले अन्य उत्पादों को विदेश तक भेजना संभव हो सकेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि विगत वर्ष कोरोना काल होने के पश्चात भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 50 अरब डॉलर का कृषि निवेश किया गया। कहा कि निर्यात के लिए जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है उसे प्रारंभ करने से ही ये संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है जहां निर्यात की दृष्टि से पूरा बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की आय कैसे दोगुनी किए जाए, इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कई योजनाओं को संचालित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कृषि से उत्पादित फसलें विदेशी बाजारों में बेचे जा सकेंगे। किसानों से ही देश की खुशहाली निर्भर है। निर्यात के क्षेत्र में किसान कैसे शामिल हो सके, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और किसानों की बेहतरी और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न परिस्थिति संसाधनों द्वारा खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ 57,75,000 रुपए की धनराशि खर्च करेगी। इस बाबत जिन रासायनिक एवं जैविक कीट रसायनों की जरूरत होगी उनको किसानों को कृषि रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा। वहीं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50% अनुदान देने का प्रस्ताव पास किया गया। इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी वहीं उनका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगा। इसके लिए योगी सरकार योजना में वर्ष 2022 से 2027 तक 41,42,000 खर्च करने का फैसला लिया गया है। इस रकम को किसान योजना के तहत दिया जाएगा। हर वर्ष किसानों को खरपतवार की वजह से 15 से 20%, फसली रोगों से 26%, कीट रोगों से 20%, भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से 7%, चूहों से 6% और अन्य कारणों से 8% फसल खराब हो जाती है। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार 1 साल में राजकीय नलकूप के माध्यम से 1,05,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई की व्यवस्था करेगी। इसके लिए सरकार प्रदेश के 62 जनपदों में राजकीय नलकूप लगाने जा रही है। इससे सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए 841 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बजट से आवंटित जिलों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने हैं, जिससे खेती सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाई जा सके। इस संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों की सिंचाई की पर्याप्त सुविधा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसानों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इस पर हर वक्त विचार किया जाता है। इसी की एक कड़ी के रूप में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से राजकीय नलकूप पर बड़ा बजट दिया गया है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। कोरमंगला सहित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहत कार्यों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा। शहर के अधिकतर इलाकों में भी इतना पानी भर गया कि कई घरों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से कई आईटी कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब आईटी वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं। साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित आज है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी से सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो साफ और स्वच्छ बनी रहे। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया। आज हर कोई अपने बच्चों को आधुनिक रूप से शिक्षा देना चाहता है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के गांव में सीमित संसाधन इसके मार्ग में एक बड़ा अवरोधक माना जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक सुदूर गांव मान बाजार क्षेत्र में बोनकटी प्राइमरी स्कूल ने एक नई राह दिखाई है। यहां पढ़ने वाले बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे ये बच्चे वैश्विक दुनिया की आज की शिक्षा से जुड़ गए हैं। बोनकटी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक सुंदर गांव है। यहाँ के मान बाजार क्षेत्र में बोनकटी प्राइमरी स्कूल अब डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। इस स्कूल में 71 बच्चे पढ़ रहे हैं और अब इन सभी बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। स्कूल की एक कक्षा को बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। छोटे छोटे बेंचों में बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है। इंटरैक्टिव तरीके से पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की बदौलत पिछड़ी पृष्ठभूमि के ये छात्र विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम स्कूल में पढ़ाने में हम जिस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं वो 2017 से प्रचलित है। दुनिया भर में डिजिटल शिक्षा और हर चीज का डिजिटलाइजेशन एक सामान्य प्रथा है। इस सुदूर ग्रामीण परिवेश में भी हम बच्चों को वैश्विक स्तर से जोड़ने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए स्कूल ही उनका पहुंच बिंदु बन गया है। हमने बच्चों को उनके आयु वर्ग के आधार पर छोटे समूहों में विभाजित किया है। हम पाठ्यक्रम के आधार पर दिन के पाठ को दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं और सीखने को उनके लिए एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया बनाते हैं। ऑडियो विजुअल माध्यमों के उपयोग से छात्र आसानी से अपना पाठ्यक्रम को सीख रहे हैं। साथ ही ये छात्र कंप्यूटर के भी जानकार हो गए हैं। कुल मिलाकर छात्र और उनके अभिभावक दोनों डिजिटल तरीके से शिक्षा के इस प्रयास से खुश हैं। हमें कंप्यूटर का उपयोग करके सिखाया जाता है। हम कंप्यूटर का उपयोग करके सीखना पसंद भी करते हैं। प्राथमिक विद्यालय द्वारा कंप्यूटर को लेकर एक नई पहल की गई है। यह बच्चों को कंप्यूटर की मूल बातें सीखने में सक्षम बनाता है। हम इसे काफी पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में डिजिटल माध्यमों से शिक्षा अब आम होती जा रही है, लेकिन पुरुलिया जिले के सुदूर गांव बोनकटी प्राइमरी स्कूल में डिजिटल माध्यमों से शिक्षा ने नई राह दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में भाव क्या चल रहा है। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 22,90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है।
साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,06,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। तेलंगाना में धान की बुआई बीते साल से 4,71,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में 94,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 78,000 हेक्टेयर और गुजरात में 55,000 हेक्टेयर। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी धान की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 5 सितंबर को धान का भाव रहा 1,662 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदों में 12 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,650 रुपए। केरल की पुल्लपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 सितंबर को धान 1,950 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी के धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 सितंबर को धान का भाव था 1,885 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 1,890 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही लालगंज मंडी में 5 सितंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,215 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,215 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 59 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 5 सितंबर को धनिये का भाव रहा 11,050 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,875 रुपए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 सितंबर को धनिया 12,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 सितंबर को धनिये का भाव था 11,800 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 11,825 रुपए पर हुए। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। मौसम को ध्यान में रखते हुए झारखंड के पठारी क्षेत्र में टमाटर की रुपाई कर ले। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई भी जारी रखें। साथ ही रुपाई के बाद खेत में उचित जल निकासी का प्रबंध रखें।
वहीं ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में मक्का के खेत से बारिश के फालतू पानी को बाहर निकाल ले। बात अगर बिहार की करें तो यहाँ के किसान धान की फसल में निराई कर ले। साथ ही बिहार के किसान धान के खेत में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। बिहार में 15 सितंबर तक अरहर की बुआई कर ले। यहाँ के किसान अरहर की पूसा 9 और शरद जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बिहार में अभी के समय मिर्च, बैंगन और टमाटर की रुपाई की जा सकती है। बिहार के किसान अमरूद और नींबू की रुपाई कर ले। बिहार के किसान फूल गोभी की अगेती किस्मों की रुपाई भी पूरी कर ले। साथ ही बैंगन की फसल में तना और फल छेदक की निगरानी करते रहे। बचाव के लिए वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जलोढ़ क्षेत्र में धान की 4 से 6 सप्ताह पुरानी पौध की रुपाई जारी रखें। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकर किस्म भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म भी सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बर्ग गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। इसमें सूंडी और हीरक पृष्ठ पतंगा का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में छापेमारी की। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापेमारी हुई। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे। ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक के साथ अन्य 5 संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर की गई है। कांग्रेस पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा की शब्दावली पर ऐतराज जताया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर भारत को बांटा था और अब जोड़ने की बात कर रहे हैं।
सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। इस दौरान भारत नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल में हैं। भारत सरकार सोलर ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उसी कवायद में चंडीगढ़ में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए धनास झील में 500 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया। पर्यावरण विभाग में निदेशक ने बताया, ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे ऐसे और भी प्रोजेक्ट आएंगे। वहीं जमीन की कमी होने की वजह से रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में इस साल जनवरी जून के दौरान खुली पहुंच सुविधा के अंतर्गत 1300 मेगावाट सौर क्षमता सृजित हुई, जो सालाना आधार पर 97% अधिक है। स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी शोध कंपनी मैरीकॉम इंडिया ने एक रिपोर्ट में ये कहा, खुली पहुंच व्यवस्था के तहत और बिजली उत्पादक सीधे ग्राहकों के साथ बिजली खरीद समझौता करते हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213.91 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 18,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,379 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,094 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.70% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.00% दर्ज किया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।